वेलकम टू लक्ष्य सेतु। आज है 4 अप्रैल और 4 अप्रैल से करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और करते हैं सबसे पहले रिवीजन। विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 अप्रैल को मनाया जाता है। इसरो द्वारा संचालित युविका कार्यक्रम मुख्य रूप से किस कक्षा के छात्रों को अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी में प्रशिक्षित करने के लिए लक्षित है? तो इसका आंसर है कक्षा 9 के लिए। ओडिशा पुलिस को उसके 90वें स्थापना दिवस पर किस सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया है, जो किसी भी पुलिस इकाई को दिया जाने वाला भारत का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है? तो इसका आंसर है राष्ट्रपति पुलिस कलर, जिसे हम प्रेसिडेंट कलर के नाम से भी जानते हैं। हाल ही में किस देश ने विषैले सांपों की पहचान करने और प्राथमिक उपचार की जानकारी देने के लिए ICP नामक एक निःशुल्क मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है कोस्टा रिका ने। अक्टूबर 2026 में होने वाली IMF विश्व बैंक की वार्षिक बैठकों की मेजबानी कौन सा देश करने जा रहा है? तो इसका आंसर है थाईलैंड। अप्रैल 2026 की फीडे रेटिंग सूची के अनुसार ब्रिटेन की शीर्ष महिला शतरंज खिलाड़ी बनने वाली 11 वर्षीय भारतीय मूल की खिलाड़ी कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा बोधाना शिवानंदन। और हाल ही में किस जापानी बहुराष्ट्रीय कंपनी ने दिग्गज संगीतकार AR रहमान को भारत में अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इसका आंसर है यामाहा म्यूजिक ने। ठीक है। और स्थाल भालू को IUCN रेड लिस्ट और भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत क्रमशः किस श्रेणी में रखा गया है? तो इसे जो है IUCN के असुरक्षित या कमजोर लिस्ट में रखा गया है और भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसूची 1 में रखा गया है। ठीक है। निम्न में से किस राज्य में स्थित भवसागर केंद्र को भारत का पहला गहरे समुद्री जीवों का राष्ट्रीय भंडार नामित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा केरल। USA का नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड निम्न में से किस भारतीय को दिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा अरुंधति जी को। ठीक है। ये तो है कल का रिवीजन। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा है। CBSE द्वारा शुरू किया गया नया कंप्यूटेशनल थिंकिंग और AI पाठ्यक्रम मुख्य रूप से किस आयु वर्ग या कक्षा के छात्रों के लिए तैयार किया गया है? तो इसका आंसर है कक्षा 3 से कक्षा 8 तक के छात्रों के लिए ये जो है शुरू किया गया है। छात्रों में कम उम्र से ही तार्किक सोच, समस्या समाधान और डिजिटल साक्षरता विकसित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। और यह केवल कंप्यूटर चलाना सिखाना नहीं बल्कि सोचने का तरीका विकसित करना है। ठीक है। और कंप्यूटेशनल थिंकिंग क्या है? तो यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जटिल समस्याओं को छोटे भागों में तोड़ा जाता है और पैटर्न पहचाने जाते हैं और चरण दर चरण समाधान तैयार किए जाते हैं। ठीक है। इसमें स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन को ढूंढा जाता है। अनुभवात्मक शिक्षण क्या है? तो यह पाठ्यक्रम केवल किताबों तक सीमित नहीं है। इसमें पहेलियां, गणितीय खेल, विशेष वर्कशीट्स और समूह चर्चाओं के माध्यम से गतिविधि आधारित शिक्षा पर जोर दिया गया है। ठीक है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 और न्यू करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन 2023 यह पाठ्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2023 के लक्ष्यों के अनुरूप है। ठीक है। जो भविष्य के लिए तैयार कार्यबल बनाने पर केंद्रित है। ठीक है। और इसका महत्व क्या है? तो यह छात्रों को न केवल AI का उपयोग करना सिखाएगा बल्कि उन्हें तकनीक का जिम्मेदार उपयोगकर्ता निर्माता भी बनाएगा। ठीक है। यहाँ पर AI, एल्गोरिथम और पैटर्न रिकॉग्निशन ये सारी चीज़ें बताई गई हैं, इन्हें आप लोग ध्यान से देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस स्वायत्त संस्थान को UGC की सिफारिश पर मानित विश्वविद्यालय यानी डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है, जिससे वह अब स्वयं के PhD और अनुसंधान कार्यक्रम शुरू कर सकेगा?
तो इसका आंसर है एनसीईआरटी। ठीक है, एनसीईआरटी को मानित विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है। ठीक है, शैक्षणिक स्वायत्तता। मानित विश्वविद्यालय बनने के बाद एनसीईआरटी अब अपने स्वयं के स्नातक, स्नातकोत्तर और डॉक्टरेट कार्यक्रम डिजाइन और प्रदान कर सकता है। इसे अब डिग्री देने के लिए किसी अन्य विश्वविद्यालय पर निर्भर नहीं रहना होगा। ठीक है, और इससे जो है अब अनुसंधान पर जोर दिया जाएगा। इस निर्णय का मुख्य उद्देश्य एनसीईआरटी को केवल पाठ्य पुस्तक निर्माता से बदलकर एक अनुसंधान संचालित संस्थान बनाना है। यह स्कूली शिक्षा की चुनौतियों पर साक्ष्य आधारित शोध करेगा। ठीक है, इसकी भूमिका, शिक्षक प्रशिक्षण और चयन प्रक्रिया, इन सब चीज़ों को आप लोग ध्यान से देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, म्यांमार के राष्ट्रपति निर्वाचक महाविद्यालय यानी प्रेसिडेंशियल इलेक्टोरल कॉलेज द्वारा 3 अप्रैल 2026 को किसे देश का नया राष्ट्रपति चुना गया है? तो इसका आंसर है मिन आंग ह्लाइंग। ठीक है, मिन आंग ह्लाइंग जी को जो है राष्ट्रपति चुना गया है। मिन आंग ह्लाइंग ने कुल 584 वोटों में से 249 वोट प्राप्त कर स्पष्ट जीत हासिल की। उनके प्रतिद्वंदी न्यू यो सा को 126 और नान नी नी आए को मात्र 29 वोट मिले। ठीक है, यहाँ की जो चयन प्रणाली है वो थोड़ी सी अनोखी है। ठीक है, म्यांमार में राष्ट्रपति का चुनाव सीधे जनता द्वारा नहीं बल्कि एक निर्वाचक महाविद्यालय द्वारा किया जाता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के सदस्य शामिल होते हैं, जैसे कि भारत में। ठीक है, उपाध्यक्षों की भूमिका। चुनाव में दूसरे और तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवारों यू न्यू सा और नान नी नी आए को देश के उपराष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया जाता है। सैन्य प्रभुत्व। मिन आंग ह्लाइंग की जीत म्यांमार की राजनीति में सेना के दीर्घकालिक वर्चस्व की पुष्टि करती है। और क्षेत्र और प्रभाव क्या है? तो म्यांमार में स्थिरता भारत के लिए सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोनों देशों के बीच एक लंबी और संवेदनशील सीमा साझा होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उचराल न्याम ओसोर को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मंगोलिया का। ठीक है, मंगोलिया का प्रधानमंत्री उचराल न्याम ओसोर को नियुक्त किया गया है। हाल ही में यानी मार्च 2026 के अंत में मंगोलिया की संसद, जिसे स्टेट ग्रेट खुराल के नाम से जानते हैं, ने उचराल न्याम ओसोर को देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। उन्होंने निवर्तमान प्रधानमंत्री जंदन सतर गोम्बो जावा का स्थान लिया, जो राजनीतिक अस्थिरता और भ्रष्टाचार के आरोप के बीच इस्तीफा देने वाले 9 महीनों में तीसरे पीएम बने। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 अप्रैल 2026 को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के नए सचिव के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो इसका आंसर हो जाएगा चंचल कुमार जी ने। चंचल कुमार जी ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के नए सचिव के रूप में कार्यभार संभाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक ने। तो खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 की मुख्य बातें क्या हैं? तो विजेता राज्य कर्नाटक ने कुल 38 पदक जीते हैं, जिसमें 23 स्वर्ण, 8 रजत और 7 कांस्य पदक हैं। ठीक है, नॉर्वेजियन पदक में पहला स्थान हासिल किया। ठीक है, और शीर्ष राज्य कौन कौन से थे? तो कर्नाटक था, ओडिशा था और झारखंड, जिसमें कर्नाटक ने 23 स्वर्ण पदक, ओडिशा ने 21 स्वर्ण पदक और झारखंड ने 16 स्वर्ण पदक जीते हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ इस टूर्नामेंट का स्थान था जो पदक में 9वें स्थान पर रहा। ठीक है, इसका मतलब है कि इस टूर्नामेंट का उद्घाटन, इस टूर्नामेंट को स्टार्ट जो है छत्तीसगढ़ में किया गया था। ठीक है, कर्नाटक की सफलता। कर्नाटक के एथलीटों ने विशेष रूप से तैयारी, 15 गोल्डन, एथलेटिक्स में 5 गोल्डन और कुश्ती में 3 गोल्डन में प्रदर्शन किया था। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इसकी तैयारी बहुत बेहतरीन थी। टूर्नामेंट का स्टार खिलाड़ी कौन था? तो इस प्रतियोगिता में कुछ खिलाड़ियों ने व्यक्तिगत रूप से अद्भुत रिकॉर्ड बनाया है। तो
सबसे पहले थे मणिकांत एल, जो है कर्नाटक के थे, जो 8 स्वर्ण पदक और 1 रजत पदक जीते थे। और विश्वास एन जो हैं ये भी कर्नाटक के थे, जो 5 स्वर्ण और 1 रजत जीते हैं। फिर और अंजिल मुंडा जी हैं, तो जो ओडिशा की हैं और 5 स्वर्ण पदक जीती हैं। मेघांजल कर्नाटक से हैं, जो 4 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक जीती हैं। तो ये जो हैं चारों खिलाड़ी स्टार खिलाड़ी रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाडा यानी वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी का मुख्यालय किस देश में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा मॉन्ट्रियल, कनाडा में। मॉन्ट्रियल कनाडा में वाडा का मुख्यालय स्थित है। ठीक है। भारत और वैश्विक डोपिंग रिपोर्ट 2026 क्या है? भारत और वैश्विक डोपिंग रिपोर्ट 2026 प्रमुख आंकड़े और स्थिति। शीर्ष स्थान पर भारत 148 एथलीटों के निलंबन के साथ विश्व में पहले स्थान पर है। इसका मतलब है कि भारत जो है डोपिंग के मामले में विश्व में सबसे नंबर 1 पर है। ठीक है। भारत ने केन्या और रूस जैसे देशों को पीछे छोड़ दिया है, जो ऐतिहासिक रूप से इस सूची में ऊपर रहे। ठीक है। भारत की डोपिंग पॉजिटिव दर 3.6% है, जो वैश्विक औसत से काफ़ी अधिक है। ठीक है। और एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट और वाडा क्या है? यह विश्व एथलेटिक्स द्वारा स्थापित एक स्वतंत्र संस्था है। इसका काम ट्रैक एंड फील्ड खेलों में भ्रष्टाचार और डोपिंग की निगरानी करना है। और वाडा क्या है? तो यह पूरी दुनिया में खेलों में दवाओं के दुरुपयोग को रोकने वाली सर्वोच्च संस्था है। इसकी स्थापना 1999 में हुई थी। ठीक है। प्रमुख निलंबित भारतीय एथलीट कौन से हैं? सूची में शामिल कुछ बड़े नाम और उनके प्रतिबंध की अवधि। तो दूती चंद को 4 साल का प्रतिबंध है और धनलक्ष्मी शेखर को बार बार उल्लंघन के कारण 8 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। ठीक है। डोपिंग के प्रकार और उल्लंघन केवल प्रतिबिंबित दवाओं का सेवन ही नहीं, बल्कि निम्नलिखित क्रियाएं भी उल्लंघन की श्रेणी में आती हैं। ठीक है। परीक्षण के लिए नमूना देने से बचना, ये भी एक उल्लंघन है। ठीक है। नमूनों के साथ छेड़छाड़ करना, ये भी एक उल्लंघन है। ठीक है। और वाडा का मुख्यालय जो है मॉन्ट्रियल कनाडा में है। इसकी स्थापना 1999 में हुई थी। ठीक है। इसका मुख्य कार्य वैश्विक डोपिंग रोधी नियम बनाना है। ठीक है। और नाडा जो है नई दिल्ली भारत में स्थित है। इसकी स्थापना 2005 में हुई थी। भारत में डोपिंग नियंत्रण और जागरूकता फैलाना इसका मुख्य कार्य है। नाडा का फुल फॉर्म क्या है? तो नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी है। ठीक है। और AIU एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट जो है मोनाको देश में स्थित है और इसकी स्थापना 2017 में हुई थी। इसका कार्य एथलेटिक्स में ईमानदारी सुनिश्चित करना है। ठीक है। तो इसे आप लोग जानते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में भारत की पहली स्वदेशी कोयला से अमोनियम नाइट्रेट परियोजना स्थापित की जाएगी? तो इसका आंसर है ओडिशा। ठीक है। भारत की पहली स्वदेशी कोयला से अमोनियम नाइट्रेट परियोजना ओडिशा के झारसुगुड़ा जिले के लखनपुर में स्थापित की जाएगी। महानदी कोलफील्ड लिमिटेड और भारत कोल गैसीफिलेशन एंड केमिकल्स लिमिटेड के बीच इस परियोजना के लिए समझौता हुआ है। ठीक है। इसमें भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित की गई कोल गैसीकरण तकनीक का उपयोग किया जाएगा। यह भारत के आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत कोयला गैसीकरण को बढ़ावा देने और आयात पर निर्भरता कम करने के लिए महत्वपूर्ण कदम है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को हाल ही में जारी एक्सेस नाउ की इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट 2025 में कौन सा स्थान दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा। ठीक है। एक्सेस नाउ की 2025 की रिपोर्ट के अनुसार इंटरनेट शटडाउन के मामले में भारत वैश्विक स्तर पर दूसरे स्थान पर है। 2025 में भारत ने 65 बार इंटरनेट बंद करने की घटनाएं दर्ज की है, जो लोकतांत्रिक देशों में सबसे अधिक है। ठीक है। इस दौरान सबसे अधिक शटडाउन करने वाला देश मलेशिया बताया गया था। मलेशिया जो है पहले स्थान पर है और भारत जो है दूसरे स्थान पर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आज का क्वेश्चन है, निम्न में से किस शहर में उत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज बनाया जाएगा? तो इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।
ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि कल का क्वेश्चन है, दारोजी स्थाल भालू अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये कर्नाटक में स्थित है। इसका डिस्क्रिप्शन आप लोग ध्यान से पढ़ लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब।